अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ततीर फातिमा और आप लोग देख रहे हैं रिव्यू ऑफ चैप्टर नंबर 1 द बायोलॉजी। ये फर्स्ट ईयर का चैप्टर है। सबसे पहले मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा ताकि जब मैं वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। अब हम स्टार्ट करते हैं रिव्यू द बायोलॉजी। ये जो चैप्टर्स मैं जिसके लेक्चर्स बना रही हूँ ये एमकेट और इंटरमीडिएट दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो इन लेक्चर्स को फॉलो करेंगे तो उनके एमसीक्यूज में अच्छा स्कोर आएगा। द बायोलॉजी रिकॉल्स योर प्रीवियस एक्सपोजर टू बायोलॉजी इन अर्ली क्लासेस। इट गिव्स यू सम नॉवल थॉट्स, अ मॉडर्न एंड क्लियर विजन ऑफ द बिगनिंग्स ऑफ लिविंग थिंग्स फ्रॉम द मॉलिक्यूलर लेवल्स अप टू द लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। इट प्रोवाइड्स यू द बेसिस ऑफ सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, प्रेडिक्शन, एक्सपेरिमेंटेशन। इस पैराग्राफ में यही कहा जा रहा है कि जब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो मॉलिक्यूल से लेकर जब तक कॉम्प्लेक्स पूरा ऑर्गेनिज्म में तैयार नहीं हो जाता, ये पूरा इसका जो लेवल है ये पूरा इसके अंदर बयान किया गया है द बायोलॉजी के अंदर। Biology and its major field. Biology is one of the natural science which deals with the things that exhibit the properties of life. Scientists call these things as organisms. Biology वो है जो कि डील्स करती है ऐसी चीज़ों के जिसके अंदर जिंदगी पाई जाती है, उसको हम कहते हैं organisms. The word biology has been derived from Greek word bios means life and logo means discovered. और biology एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है लाइफ डिस्कवरी। इसका जो है आपके पास एमसीक्यूज आएगा बायोलॉजी मीन्स लाइफ डिस्कवर, ठीक है, या फिर ये आएगा कि बायोलॉजी इज ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड। फॉर्मली लिविंग organisms are classified into the two kingdoms, kingdom Plantae and kingdom Animalia. The plants are studied under the subdivision botany and the animals are studied under the subdivision zoology. The latest research has discarded the concept of the two kingdoms of living organism. According to the modern system of taxonomy, living organisms have been classified into the following 5 kingdoms. इस पैराग्राफ में ये कहा जा रहा है कि पहले जो है वो किंगडम को दो तरह के उसमें डिवाइड किया गया था, एक था प्लांट और एक था एनिमल। प्लांट को जो है वो किसके अंडर स्टडी किया जाता है, बॉटनी, और एनिमल्स को जो है वो जोलॉजी के अंडर स्टडी किया जाता है। लेकिन मॉडर्न सिस्टम के हवाले से 5 किंगडम्स के अंदर क्लासीफाई कर दिया गया है और क्लासिफिकेशन जो है वो टैक्सोनॉमी के हिसाब से हुई है। टैक्सोनॉमी का मतलब होता है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज। अगर आप लोग चाहें तो ऊपर ये करके लिख लें, टैक्सोनॉमी इज इक्वल्स टू क्लासिफाई अकॉर्डिंग टू सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज। अब वो 5 किंगडम्स कौन से हैं, प्रोकैरियोट, प्रोटोक्टिस्टा, फंजाई, प्लांट और एनिमेलिया। प्रोकैरियोट के आगे आप लोग लिखेंगे यूनिसेलुलर और इनकम्प्लीट न्यूक्लियस, वही जैसा आप पेंसिल से लिखते हैं ना की पॉइंट्स करके। प्रोकैरियोट के आगे लिखें यूनिसेलुलर, इनकम्प्लीट न्यूक्लियस। फंजाई के आगे लिखें एब्जॉर्प्टिव हीटरोट्रोफ। एनिमेलिया के आगे लिखें इंजस्टिव हीटरोट्रोफ। प्लांटे के आगे आप लोग लिखें ऑटोट्रॉफ्स। अब जो है किंगडम प्रोकैरियोट के आगे लिखा हुआ है मुनीरा और किंगडम प्रोटोक्टिस्टा के आगे लिखा हुआ है प्रोटिस्टा। ये भी पूछा जाता है कि किंगडम प्रोकैरियोट इज ऑल्सो नोन एज मुनीरा और किंगडम प्रोटोक्टिस्टा इज ऑल्सो नोन एज प्रोटिस्टा। प्रोकैरियोट के अंदर है इट इंक्लूड्स ऑलमोस्ट ऑल द प्रोकैरियोट्स, एग्जाम्पल बैक्टीरिया और सियानोबैक्टीरिया। प्रोकैरियोट्स के अंदर 2 आते हैं, बैक्टीरिया और सियानोबैक्टीरिया। या फिर आपसे यूनिसेलुलर पूछा जाएगा कि यूनिसेलुलर कौन कौन से होता है। 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे, उसमें अलग अलग नाम होंगे जिसमें बैक्टीरिया और सियानोबैक्टीरिया साथ दिया हुआ होगा या इन दोनों में से कोई एक दिया हुआ होगा। प्रोटोक्टिस्टा इट इंक्लूड्स ऑल द यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म व्हिच आर नो लॉन्गर क्लासिफाइड एज एनिमल्स, प्लांट्स और फंजाई। ये जो है वो बिल्कुल अलग तरीके का ग्रुप होता है, ना इसमें पूरी तरह के यूनिसेलुलर होते हैं ना जो है वो मल्टीसेलुलर होते हैं, बल्कि एक अलग तरह का है यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ऐसे एमसीक्यूज आएगा कि प्रोटोक्टिस्टा इंक्लूड्स, तो उसके अंदर ये वाली लाइन होगी जिसके अंदर आपको ये ऑप्शन लगाना होगा। इसमें एग्जाम्पल्स नहीं पूछी जाती। किंगडम फंजाई के अंदर इसके अंदर लिखा हुआ है कि ये जो है वो नॉन क्लोरोफिलस होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। इसके अंदर नॉन क्लोरोफिलस के नीचे अंडरलाइन कर लें, मल्टी सेलुलर के नीचे अंडरलाइन कर लें चिटिनिया सेल वॉल एब्जॉर्प्टिव हीटरोट्रोफ्स। और एब्जॉर्प्टिव हीटरोट्रोफ्स होते हैं, वरना बच्चे जो है वो एनिमेलिया और फंजाई में कंफ्यूज हो जाते हैं। ये इंजस्ट नहीं करते, ये लोग खाते नहीं है, ये लोग एब्जॉर्ब करते हैं और इनके पास नॉन मोटाइल स्पोज होते हैं। दे आर एब्जॉर्प्टिव हीटरोट्रोफ्स, 2 दफ़ा लिखा हुआ है तो इसलिए आप इसको पॉइंट आउट कर लीजिए। और नॉन क्लोरोफिलस होते हैं, ये पूछा जाता है फंजाई इंक्लूड्स नॉन क्लोरोफिलस और मल्टी सेलुलर और एब्जॉर्प्टिव हीटरोट्रोफ। और एनिमेलिया के अंदर पूछा जाता है कि नॉन क्लोरोफिलस मल्टी सेलुलर इंजस्टिव हीटरोट्रोफ। उन दोनों के नाम आपको लिखने होते हैं कि जिसके अंदर एब्जॉर्प्टिव है उसके अंदर फंजाई आ जाएगा और जिसके अंदर इंजस्टिव है उसके अंदर एनिमेलिया आ जाएगा। और प्लांटे के अंदर है इट इंक्लूड्स ऑल द यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर। क्लोरोफिलस इसके अंदर कौन सा है, क्लोरोफिलस है। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ये अपना खाना खुद बनाते हैं, जिनकी सेल वॉल जो है वो सेलुलोज से बनी हुई होती है। जाइगोट जो है वो
रिटेन रहता है। और जो है इसके अंदर कौन सी ऑल्टरनेशन होती है, हीट्रोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। इसकी एग्जांपल है मॉस एंड पाइन्स, एप्पल और एनिमेलिया का भी मैंने बताया कि नॉन क्लोरोफिलस होते हैं, मल्टी सेलर होता है और इंजस्टिव हेटरोट्रोफ होते हैं। और एक मेन बात यह है कि इनके पास कोई सेल वॉल नहीं होती। ये एक वाहिद है जिनके पास सेल वॉल नहीं होती। इसकी एग्जाम्पल है हाइड्रा, अर्थवर्म और ह्यूमन बींग्स। अब नीचे वाला पैराग्राफ ये है कि साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड एंड नेम मोर देन 1.5 मिलियन स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हिच एग्जिस्ट इन अ ग्रेट वैरायटी ऑफ फॉर्म एंड शेप्स एंड साइजेस। इसके अंदर ये नीचे वाली जो मैं लाइनें आप पढ़ी हूँ ये एमसीक्यूज में आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, द स्मॉलेस्ट माइक्रोस्कोपिक वन बैक्टीरिया विच में मेजर नो मोर देन 0.0001 मिलीमीटर टू प्रोबेबली द लार्जेस्ट एनिमल वेल इन द वर्ल्ड विच में मेजर अप टू 40 मीटर्स इन लेंथ। मतलब जो सबसे छोटा बैक्टीरिया होता है उसकी जो है वो लेंथ दी हुई है, मेजरमेंट दी हुई है 0.0001 मिलीमीटर। लेकिन इसके बारे में ना वेल पूछा जाता है कि लार्जेस्ट एनिमल कौन सा होता है, वेल होती है। और वेल की जो है वो लेंथ पूछी जाती है जो कि 40 मीटर होती है, और वेट पूछा जाता है जो कि 150 टॉन्स के अंदर होता है। आप आगे चलेंगे तो एक और तरह का वेट आएगा, तो शायद वो जो है वो किलोग्राम में होगा। ये वाला वेट भी याद रखें, 150 टॉन्स। और एक ट्री है जिसका नाम है रेडवुड ट्री, उसकी हाइट जो है वो सबसे बड़ी होती है जो कि होती है 300 फीट। Modern biology does not only concern with the recognition and classification of these species but also deals with their biological structure and functional aspects। सिर्फ उसकी क्लासिफिकेशन के साथ ही डील नहीं करती बल्कि उसके स्ट्रक्चर के साथ भी डील करती है। This has led to the division of biology into a large number of extremely specialized branches. Some of the major branches of field of specialization in biology are defined below। मतलब बायोलॉजी की कुछ ब्रांचेस दी हुई हैं जो कि ये हैं। इसमें से एमसीक्यूज काफ़ी बन के आते हैं। अगर इस चैप्टर में से एमसीक्यूज बनेगा तो इसमें से ज़रूर एक ना एक बनेगा। ठीक है, तो अब इसको जो है वो जो बातें मैं बताऊँगी वो ध्यान से सुनेगा। मॉलिक्यूलर बियोलॉजी, पहले ये आप पॉइंट आउट मार्क कर लीजिए। एक मॉलिक्यूलर बियोलॉजी के अंदर जो सबसे नीचे लिखी हुई है बायोटेक्नोलॉजी। मॉलिक्यूलर बियोलॉजी जो है वो रिसेंट ब्रांच है और बायोटेक्नोलॉजी के अंदर लिखा हुआ है वेरी रिसेंट ब्रांच। इन दोनों को जो है वो पेंसिल से हाईलाइट कर लीजिए। इट इज़ अ रिसेंट ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस दैट डील्स विद द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स व्हिच फॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ द सेल एंड इट्स ऑर्गेनिज्म दैट टेक पार्ट इन द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये कहा जा रहा है कि एक रिसेंट ब्रांच है, और जो वेरी रिसेंट ब्रांच है वो कौन सी है, वो बायोटेक्नोलॉजी है। ये डील करती है स्ट्रक्चर और फंक्शन, लेकिन किसके, मॉलिक्यूल्स के। बस ये लिखा हुआ आएगा कि विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। बस आप मॉलिक्यूल्स देख लें तो उसी वक्त कौन सा ऑप्शन पे टिक हो जाएगा, मॉलिक्यूलर बियोलॉजी। और फिर जो है वो हमारे पास माइक्रोबियोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रोबियोलॉजी से दिमाग में खुद ही आ जाएगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इसके अंदर जो है वो स्टडी होगी। ये वायरसेस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स एंड पैथोजन, फंजाई नहीं लिखा हुआ आता है, ये लिखा हुआ आता है द ब्रांच ऑफ बियोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो उसके अंदर जो है वो आप किसके ऑप्शन पे टिक करेंगे, माइक्रोबियोलॉजी के अंदर। एनवायरमेंटल बियोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ एनवायरमेंट एंड इट इफेक्ट्स ऑन ऑर्गेनिज्म। प्रीवियसली इट वाज नोन एज इकोलॉजी। एनवायरमेंटल बियोलॉजी के आगे जो है वो आप इकोलॉजी कर लें। ये पूछा जाता है कि एनवायरमेंटल बियोलॉजी इज ऑल्सो नोन एज, तो इकोलॉजी हो जाएगा। और जिसके अंदर जो है वो स्टडी ऑफ एनवायरमेंट होगी तो ऐसी ब्रांच कौन सी होगी, एनवायरमेंटल बियोलॉजी होगी। अब हमारे पास है मैरीन बियोलॉजी। मैरीन बियोलॉजी के अंदर ये है डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इनहेबिटिंग द सी एंड ओशन एंड द फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एनवायरनमेंट। ये आपके दिमाग में फौरन आ जाएगा मैरीन के नाम से। ऐसी चीज़ें जो कि समंदर या दरिया में रहती हैं उनकी स्टडी को हम कहते हैं मैरीन बियोलॉजी। फ्रेश वाटर के बियोलॉजी के नाम में आपको फ्रेश वाटर बॉडीज लिखा हुआ सामने दिख जाएगा। इट डील्स विद द लाइफ ड्वेलिंग इन द फ्रेश वाटर बॉडीज या फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स अफेक्टिंग। और पैरासिटोलॉजी के अंदर ऐसी स्टडी जो कि पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स की होती है उसके अंदर पैरासिटोलॉजी आएगा। ह्यूमन बियोलॉजी के अंदर ये आपको ऑप्शन में मिलेगा, नहीं आपको ये एमसीक्यूज मिलेगा कि द ब्रांच ऑफ बियोलॉजी डील्स विद ऑल बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मैन रिगार्डिंग एवोल्यूशन, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, हेल्थ एंड इनहेरिटेंस। ऐसी एमसीक्यूज होगी कि उस ब्रांच बायोलॉजी की उस ब्रांच का नाम बताएं जिसके अंदर जो है वो मैन के एस्पेक्ट से जो है वो हम स्टडी करते हैं, लेकिन रिगार्डिंग एवोल्यूशन, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और हेल्थ इनहेरिटेंस। ये लाइन लिखी हुई मिल जाएगी। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे ह्यूमन बियोलॉजी। Social biology is concerned with the social interaction within a population of a given animal species, especially in human beings। वो social interaction जो कि population वगैरह के साथ होती हैं उसके अंदर आप कौन से ऑप्शन पे मार्क करेंगे, social biology। बायोटेक्नोलॉजी में आप करेंगे वेरी रिसेंट ब्रांच होती है, सबसे पहले तो ये आ सकता है। और फिर डील्स विद द यूज़ ऑफ द डेटा एंड टेक्निक्स। अच्छा, इसके अंदर जो है वो डेटा, टेक्निक्स, इन सारी चीज़ों को जो है वो यूज़ किया जाता है ताकि प्रॉब्लम्स के जो है वो सोल्यूशन निकाले जाते हैं बाय द यूज़ ऑफ टेक्निक्स एंड डेटा। इसको हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी।
अब जो है लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें से जो बातें आती हैं ना, मैं आपको सिर्फ ऊपर से वही बताऊंगी। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो कॉम्प्लेक्स और ऑर्गेनाइज होते हैं। एटम जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जिस तरह से एलिमेंट का, उसी तरह हमारी ज़िंदगी के अंदर जो है वो सेल होता है ज़िंदगी का स्मॉलेस्ट यूनिट। एटम मिलकर जो है वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। एटम का जो एटम जिन जिन चीज़ों से बने हुए होते हैं उनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसके अंदर जो मेन होता है वो कार्बन होता है। इस पैराग्राफ में जो शुरू का पैराग्राफ है उसमें बस यही लिखा हुआ था, कोई एमसीक्यूज इसमें से बनता नहीं है। वैसे जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने बता दी। और सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स शुगर, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड, अमाइनो एसिड, प्यूरिन, पायरीमाइडिन वगैरह होते हैं। और जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है 3 कैटेगरीज के अंदर, जो कि होता है कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन। अब जो ये लास्ट पैराग्राफ है इसमें से एमसीक्यूज बनकर आते हैं। With different chemical arrangements and formation of complex molecules, the life emerges on the level of the cell. Like an atom is the smallest unit of matter, a cell is the smallest unit of life. वैसे मैंने आपको बताया था कि जिस तरह मैटर का स्मॉलेस्ट यूनिट एटम होता है उसी तरह हमारी ज़िंदगी का स्मॉलेस्ट यूनिट सेल होता है। सेल के पास जो है वो जीन्स होता है और जीन्स क्या होते हैं, वो फंक्शनल यूनिट होते हैं डीएनए के। फंडामेंटली ऑल सेल्स कंटेन द जीन्स विच आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। या आप पेंसिल से ऊपर करके लिख दें कि जीन्स क्या होते हैं, फंक्शनल यूनिट होते हैं डीएनए के। द जीन्स प्रोवाइड नेसेसरी इंफॉर्मेशन नीडेड टू कंट्रोल द लाइफ ऑफ द सेल। और जीन्स जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जो कि एक सेल की ज़िंदगी को चलाने में काम आते हैं। द सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स कॉल्ड ऑर्गेनेल्स फंक्शन एज केमिकल फैक्ट्रीज। ऑर्गेनेल्स के साथ आगे आप करके लिख दें केमिकल फैक्ट्रीज। ऑर्गेन किस तरह फंक्शन करते हैं, ऑर्गेनेल्स किस तरह फंक्शन करते हैं, केमिकल फैक्ट्रीज। और ये इन्फॉर्मेशन यूज़ करते हैं द जीन्स टू कीप द सेल अलाइव। और यही इन्फॉर्मेशन यूज़ करते हैं जो कि जीन्स के अंदर मौजूद होती है सेल को जिंदा रखने के लिए। अ थिन कवरिंग कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन इंक्लोजेस द साइटोप्लाज्म अलॉन्ग विद इट्स इंक्लूजन्स। सम ऑर्गेनिजम्स है मोस्टली माइक्रोस्कोपिक कंसिस्ट ऑफ वन सेल, बट लेकिन यही कहा जा रहा है कि जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो जाहिर है एक सेल पे कंसिस्ट कर होते हैं। और जो बड़े ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो काफ़ी सारे सेल्स पे कंसिस्ट होते हैं। इन दीज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल्स ऑफ सिमिलर टाइप। अब ये वाली बात पूछी जाती है, ये एरोज बना के दिए हुए होते हैं और कहा होता है कि करेक्ट द फॉलोइंग, टिक द करेक्ट ऑप्शन, ऐसे दिया हुआ होता है। अब एमसीक्यूज कैसे बनकर आते हैं मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन दीज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल्स ऑफ सिमिलर टाइप, जो सिमिलर टाइप के सेल्स होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यूज़ बनाते हैं। और फॉर एग्जांपल नर्वस टिश्यूज़, कनेक्टिव टिश्यूज़, जाइलम टिश्यूज़। और जो टिश्यूज़ होते हैं वो बन के क्या बनाते हैं, वो ऑर्गन बनाते हैं। और जो ऑर्गन होता है वो बन के ऑर्गन सिस्टम बनाता है। और जो ऑर्गन सिस्टम होता है वो उसी तरह पूरा इंडिविजुअल होल ऑर्गेनिज्म में तैयार हो जाता है। अब आप पहले लिखें सेल, सेल से आगे एरो निकालें, उसके आगे लिखें टिश्यूज़, टिश्यूज़ से एरो निकालें, उसके आगे लिखें ऑर्गन, ऑर्गन से आगे एरो निकालें और उससे आगे लिखें ऑर्गन सिस्टम। अब क्या क्या लिखना है और किस किस से एरो निकालना है उसकी मैं सीक्वेंस बता रही हूँ। सेल, टिश्यूज़, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम। इसी तरह आपको जो है वो एरो बना कर दिए हुए होंगे और ये सब चीज़ें जो है वो सीक्वेंस से लिखी हुई होंगी, वो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। और जो 4 ऑप्शन होते हैं और बाकी जो 3 ऑप्शन होंगे उसमें सीक्वेंस जो है वो आगे पीछे की हुई होगी। जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपको किस तरह देखना है, सेल, टिश्यूज़, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। अब हमारे पास ये एक चार्ट सा दिया हुआ है जिसमें बायोस्फीयर है। दैट पार्ट ऑफ अर्थ इनहिबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूड्स बोथ द लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट। ये सारी जो है ये जितने भी लिखे हुए हैं ना, इसमें से कुछ हैं जो एमसीक्यूज बनकर आते हैं। और बायोस्फीयर का ये मतलब है ऐसा ज़मीन का हिस्सा जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से घिरा हुआ हो, लेकिन उसके अंदर जो है वो लिविंग और नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स दोनों रहते हों। एज इट इज़ डेफिनेशन आ जाएगी या डेफिनेशन का थोड़ा सा पार्ट आ जाएगा, जैसे कि ये इनहिबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूड बोथ द लिविंग एंड नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स। उसके अंदर आपको बायोस्फीयर ऑप्शन में मिलेगा, उस पर टिक लगाना होगा। कम्युनिटी टुगेदर विद इट्स सराउंडिंग, मतलब एक कम्युनिटी होती है। बल्कि पहले कम्युनिटी की डेफिनेशन पढ़ें कि वो होता क्या है। कम्युनिटी होती है 2 और मोर पॉपुलेशंस ऑफ डिफरेंट स्पीशीज लिविंग एंड इंटरेक्टिंग इन द सेम एरिया। 2 से ज़्यादा पॉपुलेशंस जो कि डिफरेंट स्पीशीज़ की होती हैं, लिविंग एंड इंटरेक्टिंग जो कि एक ही एरिया में रहती होती हैं, उसको हम कम्युनिटी कहते हैं। मैं आपको आसानी के लिए ना उल्टा पढ़ाती हूँ। स्पीशीज़ से हम पढ़ेंगे और बायोस्फीयर पे ख़त्म करेंगे, तो इससे आप लोगों को समझ में आएगा। स्पीशीज हम पढ़ रहे हैं, स्पीशीज क्या होती हैं, वो सिमिलर और इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म, मतलब कि सिमिलर इंटरब्रीडिंग जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम स्पीशीज कहते हैं। अब पॉपुलेशन क्या होती है, एक तरह की स्पीशीज जो कि एक जगह रहती है, उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। कम्युनिटी क्या होती है, कम्युनिटी के अंदर पॉपुलेशन का नाम मिलेगा आपको, 2 या 2 से ज़्यादा पॉपुलेशन जो कि डिफरेंट स्पीशीज़ की होती हैं लेकिन वो सेम एरिया में रहती हैं। आप ये बहुत आराम से ऑप्शंस पे टिक करेंगे। अगर सिमिलर इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिजम्स लिखाएगा तो स्पीशीज़ होगा, और अगर एक स्पीशीज़
वो जो कि सेम एरिया में रह रही है उसको हम पॉपुलेशन कहेंगे। और अगर आपको डेफिनेशन में पॉपुलेशन दिख जाए जो कि डिफरेंट स्पीशीज़ की होंगी लेकिन एरिया जो है वो सेम होगा तो वो कम्युनिटी होगा। और कम्युनिटी जब अपने इर्द गिर्द का जो माहौल है उसके अंदर नॉन लिविंग सराउंडिंग होगा उसका, तो वो क्या होता है, वो इकोसिस्टम होता है। इकोसिस्टम के अंदर आपको कम्युनिटी मिलेगा कि कम्युनिटी ऐसी कम्युनिटी जिसके इर्द गिर्द जो है वो नॉन लिविंग सराउंडिंग मौजूद हो, उसको इकोसिस्टम कहते हैं। और बायोस्फीयर ऐसा ज़मीन का हिस्सा जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से घिरा हुआ होगा लेकिन उसके अंदर जो है वो लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट दोनों मौजूद होंगे। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत सारे सेल से कंपोज हुआ होता है। और इसी तरह जो है अब हम एटम से पढ़ेंगे। मैं सबसे नीचे से पढ़ाऊंगी तो आपको ऊपर तक दोबारा ले जाओगी ताकि आसानी हो जाएगी। एटम, अभी मैंने आपको पीछे पढ़ाया था कि एटम के अंदर एटम जिन चीज़ों से बने हुए होते हैं उनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। उसी के आगे लिखा हुआ है पार्टिकल्स दैट मेक अप द एटम। एटम क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट का। जिस तरह हमारी जिंदगी का सेल होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल, मॉलिक्यूल का होता है बहुत सारे एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब ऑर्गेनल क्या होता है, सेल के जो सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हम ऑर्गेनल्स कहते हैं। सेल क्या होता है, सेल जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ होता है, जिस तरह एटम जो है वो एलिमेंट का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। जब जो है वो सेल्स मिलते हैं तो टिश्यूज बनता है, टिश्यूज मिलते हैं तो ऑर्गन बनता है, ऑर्गन मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है। जिस तरह भी मैंने आपको पीछे एरो करके लिखवाया था कि सेल से आप टिश्यू लिखें, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, यही पूरा लिखा हुआ है। फिर अभी मल्टी सेलुलर का वो मैंने बता दिया था कि ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत सारे सेल से कंपोज हुआ हुआ। इस तरह के से एमसीक्यूज आएंगे। जैसे कि मैं आपसे अगर मैं पूछूं कि मेंबर्स ऑफ वन स्पीशीज, एक स्पीशीज का बात आ रही है तो इसमें कौन हो गया, पॉपुलेशन हो गया। अब मैं आपको पूछूं कि पॉपुलेशंस, दो या दो से ज्यादा पॉपुलेशंस जो कि एक एरिया में रह रहे हैं लेकिन डिफरेंट स्पीशीज, पॉपुलेशन का नाम आ गया तो कम्युनिटी। और ऐसा कम्युनिटी जो कि इर्द गिर्द में माहौल में नॉन लिविंग सराउंडिंग है उसमें इकोसिस्टम। और बायोस्फीयर तो बहुत आसान है, एज इट इज डेफिनेशन आएंगे, आपको जो है वो टिक लगाना होगा एमकेट और इंटरमीडिएट दोनों के। अब ये जो पेज नंबर 7 पे लिखा हुआ है इसमें वही सारी बातें लिखी हुई हैं कि स्पीशीज़ क्या होती हैं, वेरी सिमिलर इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म, मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज़ जो हैं वो एक एरिया में रहते हैं तो पॉपुलेशन बनाते हैं। दो तरह पॉपुलेशन जो कि डिफरेंट स्पीशीज़ की होती हैं जो एक एरिया में रहती हैं वो कम्युनिटी बनाती हैं। ऐसी कम्युनिटी जो कि नॉन लिविंग सराउंडिंग से कॉन्स्टिट्यूट होती है उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। अब बायोस्फीयर क्या होता है, ऐसा पार्ट ऑफ द अर्थ जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के इनहिबिट होता है लेकिन उसके साथ लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं। ये जो नीचे जो कुरानिक वर्सेस हैं ये सब नहीं आता ना इंटरमीडिएट में और ना एमकेट में। अब ये पेज नंबर 8 पे जो है ये इस पे भी कुछ आता खास नहीं है, बस इसमें से ये देख लें कि जो जिंदगी आई थी दुनिया के अंदर वो कब आई थी, ऑलमोस्ट 2.5 बिलियन ईयर्स अगो। ये वाला जो पैराग्राफ है ना, लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस, इसकी जो पहली लाइन है, लाइफ अरोज इन दिस वर्ल्ड ऑलमोस्ट 2.5 बिलियन ईयर्स अगो। ये आप एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा, वरना इसमें से बस यही पूछा जाता है कि दुनिया में लाइफ को आए हुए कितना अर्सा गुजर चुका है, तो वो कितना है, 2.5 मिलियन ईयर्स अगो। अब ये हमारे पास है फेलेटिक लाइनेज। इसके अंदर जो है वो जो बात पूछी जाती है मैं आपको वो बताऊंगी। इस पैराग्राफ के तीसरी लाइन में देखें, इट इज़ बिलीव टू बी एन अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज़। ये बिल्कुल उसी तरह है कि हम जब टेस्ट या पेपर की तैयारी कर रहे होते हैं और हम सोचते हैं कि अनइम्पॉर्टेंट है, ये पेपर में नहीं आएगी, और वही हमारा जब पेपर देने जाते हैं तो वो चीज़ हमारी आंखों के सामने मौजूद होती है। उसी तरह यहाँ पे लिखा हुआ है अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज़। मतलब ये आप सोचेंगे ये लाइन तो मतलब बिल्कुल लगी नहीं रही कि इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये डॉग रेट्स एमकेट के अंदर आई हुई है। यहाँ ये पूछा गया था कि फेलेटिक इज बिलीव टू बी एन डैश अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज। इसका ये मतलब है कि अगर जो है जिस तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म दुनिया में आया और आज जिस हालत में मौजूद है उसके बीच के अगर हमें लिंक्स मिल जाएं तो हम बता सकते हैं कि एंसेस्टर क्या था और अब डिसेंडेंट क्या है। बस इसके अंदर यही बात पूछी गई है। बायोलॉजिकल मेथड, ये जिसका चार्ट दिया हुआ है ना, ऑब्जर्वेशन, डेटा कलेक्शन, हाइपोथेसिस, रीजनिंग, एक्सपेरिमेंटेशन, कंक्लूजन, थ्योरी और लॉ, ये रट लें एज इट इज, ऐसे ही आता है, चाहे एमकेट हो चाहे इंटरमीडिएट हो। एज इट इज जो है वो आपको दिया हुआ होगा और 4 ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक सीक्वेंस होगा, बाकी जितने भी ऑप्शन होंगे उसमें गलत सीक्वेंस होगी, तो ये बिल्कुल आप रट लें ऑब्जर्वेशन से लेके लॉ तक। अब ये जो रीजनिंग के आगे आपको 2 लाइनों से, एक से इंडक्टिव लिखा हुआ है और एक से डिडक्टिव लिखा हुआ है, तो इसका मतलब देखें, इंडक्टिव वो होता है जो कि जर्नल आइडिया से कॉम्प्लेक्स आइडिया की तरफ जा रहा होता है और डिडक्टिव वो होता है जो कि कॉम्प्लेक्स आइडिया से जर्नल आइडिया की तरफ जा रहा होता है। ये आप अपने पास जो है वो एज अ की पॉइंट लिख लें। इंडक्टिव क्या होता है, जर्नल आइडिया टू कॉम्प्लेक्स आइडिया, डिडक्टिव कॉम्प्लेक्स आइडिया टू जर्नल आइडिया। बस अब ये जो इंग्लिश लिखी हुई है इसके अंदर यही लिखा हुआ है कि भाई पहले ऑब्जर्वेशन की जाती है, फिर फैक्ट्स को कलेक्ट किया जाता है, मतलब कि डेटा कलेक्शन की जाती है, फिर हाइपोथेसिस दी जाती है, मतलब एक स्टेटमेंट दी जाती है। अब हाइपोथेसिस होती कैसी है, एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है, इसको हाईलाइट कर लें, पूछा
पूछा जाता है। हाइपोथेसिस लिखा हुआ होता है, नीचे एमसीक्यूज में 4 ऑप्शन दिए हुए होते हैं, जिसमें से एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है। अब हमारे पास रीजनिंग आती है। रीजनिंग कौन सी होती है? इंडक्टिव होती है और डिडक्टिव होती है। इंडक्टिव में जनरल आइडिया होता है, जैसे कि रोबोट हुक ने जो है वो एक ऑब्जर्व किया था थिन स्लाइस कॉर्क पे, उसने बता दिया था। और इसी तरह जो है बस यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि सेल थ्योरी किसने दी थी? स्केलेटन और सेक्वा ने दी थी। डिडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स आइडिया टू जनरल आइडिया की तरफ जाता है। यहाँ पे इफ देन स्टेटमेंट यूज की हुई होती है। फिर उसके बाद यही है कि कंक्लूजन होता है, थ्योरी होती है और लॉ होता है। बस इस चार्ट में से आपसे एमसीक्यूज पूछा जाएगा। इंडक्टिव जनरल आइडिया टू कॉम्प्लेक्स आइडिया, डिडक्टिव कॉम्प्लेक्स आइडिया टू जनरल आइडिया, बस इसके अलावा इसमें से और कोई बात नहीं पूछी जाती। ज्यादा से ज्यादा पूछ लिया तो हाइपोथेसिस किस तरह की स्टेटमेंट को कहते हैं, वो होती है टेंटेटिव स्टेटमेंट। अब हमारा टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ बायोलॉजी फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। इसके अंदर भी जो इम्पोर्टेंट बात है मैं सिर्फ वही बताऊंगी। एक हमारे पास है कि वैक्सीनेशन जो है वो किसने डिस्कवर किया था। आप इसको हाईलाइट करें, सेकंड पैराग्राफ के अंदर सेकंड लाइन लिखी हुई है, थैंक्स टू इम्यूनाइजेशन बाय वैक्सीनेशन इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय एडवर्ड जेनर इन 1795। अब जो नाम वगैरह जिसकी डिस्कवरी वगैरह होती है ना, ये ऊपर की पॉइंट्स की तरह जो है वो ऊपर करके लिख लिया करें, ताकि आप जब बुक भी खोलेंगे ना तो डायरेक्ट नजर आपके नाम पे पड़े तो दिमाग में रह जाएगा। वैक्सीनेशन किसने डिस्कवर की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी। इसका सन क्या है? 1795। वैक्सीन जो है वो सिर्फ एनिमल्स के लिए नहीं बल्कि इंसानों के लिए भी बहुत फायदेमंद रहेंगी, जिसकी वजह से जो है वो पोलियो, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस वगैरह को जो है वो प्रिवेंट किया गया या इसको जो है वो कम किया गया। इन सम केसेस सच एज स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन प्रोवाइड्स लॉन्ग लाइफ प्रोटेक्शन। स्मॉल पॉक्स जो हो जाते हैं जब उसकी वैक्सीनेशन करवा लेते हैं तो वो लॉन्ग लाइफ प्रोटेक्शन देते हैं, वो फिर जो है वो काफ़ी अरसे तक हमें नहीं होता है। हाउएवर इन मैनी केसेस द प्रोटेक्शन में नॉट बी लाइफ लॉन्ग। बस इसमें आपको यही पूछा जाएगा कि वैक्सीनेशन किसने दरियाफ्त की थी और कौन सी ऐसी बीमारी है जिसके स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन जिसके अंदर जो है वो लॉन्ग लाइफ प्रोटेक्शन होती है, वो है स्मॉल पॉक्स। और फिर हमारे पास ये दिया हुआ है कि एंटीबायोटिक जो है वो पहले किसने डिस्कवर की थी? हमारे पास अब हम आ गए थर्ड पैराग्राफ में। अ थॉरो रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटेशन इज इनेबल्ड बायोलॉजिस्ट टू डेवलप एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स ऐसे सब्सटेंसेस को कहते हैं जो कि लो कर देते हैं कंसंट्रेशन को, इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो हमारी बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बन रहे होते हैं ना, उनकी तादाद को कम करना शुरू कर देते हैं। द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड वाज पेनिसिलिन। और जो पहली एंटीबायोटिक थी जो डिस्कवर हुई थी उसका नाम क्या है? पेनिसिलिन। जहां आप की पॉइंट्स लिख रहे हैं या आपने एक कॉपी बनाई हुई है जहां पे आप की पॉइंट्स लिख रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रहे हैं, तो वहां पे आप ये लिख लें कि फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सी थी? पेनिसिलिन थी। और किसने दरियाफ्त किया था पेनिसिलिन? किस चीज़ से दरियाफ्त की गई थी? फंगस से दरियाफ्त की गई थी जिसका नाम है पेनिसिलियम न्यूटेटम। और इसकी जो क्रेडिट है इसका डिस्कवरी का वो तीन लोगों को जाता है। एक है फ्लेमिंग, फ्लोरे एंड चेन, हु जॉइंटली रिसीव नोबेल प्राइज। और इन तीनों को जो है वो नोबेल प्राइज भी मिला था 1945 के ऊपर। फॉर दिस ग्रेट अचीवमेंट इन मेडिकल साइंसेज ड्यू टू दिस एंटीबायोटिक मैनी क्रिटिकल डिजीजेज ऑफ पास्ट लाइक टीबी, लेप्रोसी एंड एंथ्रेक्स हैव बीन कंट्रोल सक्सेसफुली। और फिर इस एंटीबायोटिक की वजह से 3 तरह की बीमारी है जो उसके सक्सेसफुली कंट्रोल हो गई थी। और जो इसको जो है वो डिस्कवर किसने किया था? फ्लेमिंग, फ्लोरे और चेन ने किया था। इनको नोबेल प्राइज कब मिला था? 1945 के अंदर मिला था। रेडियो एक्टिव रेज या एक्स रेज, ये जो है वो एक अनदर अचीवमेंट ऑफ बायोलॉजिकल रिसर्च हैज बीन यूज्ड इन मेडिकल साइंसेज फॉर द डायग्नोसिस। या बीमारी को डायग्नोस करने के लिए या बीमारी की ट्रीटमेंट करने के लिए इसको यूज किया जाता है। ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज वेरी डिस्ट्रक्टिव टू ह्यूमन टिश्यू। और अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, तो ह्यूमन टिश्यू के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो खतरनाक होती है व्हेन एक्सपोज टू इन हाई डोजेस, जब उसको जो है वो हम हाई डोजेस में देते हैं। हाउएवर रिसेंट मेडिकल टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रीटिंग कैंसर्स एंड ट्यूमर्स। अब आप जहाँ पे की पॉइंट लिखा है वहाँ पे आप लिखें रेडियोथेरेपी इज इक्वल्स टू कैंसर्स एंड ट्यूमर, और कीमोथेरेपी लिखें, कीमोथेरेपी के आगे लिखें कैंसर एंड एड्स। जो रेडियोथेरेपी है उसके ज़रिए 2 बीमारियाँ जो है वो सक्सेसफुली जो है वो ट्रीट की जाती हैं। एक है कैंसर और ट्यूमर, कीमोथेरेपी के जरिए जो है वो एड्स और कैंसर है। अब जैसे जैसे अब यह आखिरी पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है कि जैसे जैसे जो है वो दुनिया की तादाद या लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है, उसी तरह जो है वो खाने पीने के ऊपर जो है वो हर कोई जो है वो कमी होती जा रही है, जिसको और खाने को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए जो है वो एग्रीकल्चर फील्ड को जो है वो बेटर क्वालिटी क्रॉप से जो है वो उगाया जा रहा है। अब हमारे पास यहाँ नीचे लिखा हुआ है हाइड्रोपोनिक्स। अच्छा, ये जो मैंने ऊपर वाला पैराग्राफ बताया है ना, ये सारे पूरी हेडिंग जो
जो बताई है एप्लीकेशंस की। इसमें बस ये इंपॉर्टेंट है कि वैक्सीनेशन किसने दरियाफ्त की, एडवर्ड जेनर ने की थी। ऐसी कौन सी बीमारी है जिसको वैक्सीनेशन देके लॉन्ग लाइफ प्रोटेक्शन है, वो स्मॉल पॉक्स है। एंटीबायोटिक पहली कौन सी है, पेनिसिलिन है। किस चीज़ से निकले है, फंगस से निकले है जिसका नाम है पेनिसिलियम है। और फिर जो है वो किसने दरियाफ्त की थी, फ्लेमिंग फ्लोरा एंड चेन ने की थी, जिसको जो है वो मिला था नोबेल प्राइज 1945 के अंदर। रेडियोथेरेपी से दो बीमारियां हैं, कैंसर एंड ट्यूमर्स। कीमोथेरेपी से कैंसर एंड एड्स। हाइड्रोपोनिक्स वो होते हैं जिसके अंदर टेरेस्ट्रियल प्लांट्स को उगाया जाता है किस तरह के सोल्यूशन में, एरेटेड सोल्यूशन। ये पूछा जाता है, ये आपके बुक की भी एमसीक्यूज में है। इट इज़ द साइंस ऑफ ग्रोइंग टेरेस्ट्रियल प्लांट्स इन एन एरेटेड सोल्यूशन। एरेटेड सोल्यूशन को हाईलाइट कर लें। इट इज़ ऑल्सो नोन एज सॉइललेस और वाटर कल्चर। हाइड्रोपोनिक फार्मिंग ऑफ वेजिटेबल्स एंड अदर essential plants is one of the technique through which plantation in certain parts of the world has fulfilled the food requirement of the inhabitants. Hydroponic was developed to conduct experiment on the nutrient requirement of plant, especially the micronutrient. अच्छा, हाइड्रोपोनिक से ना कुछ एडवांटेजेस भी हैं। वो ये हैं कि ये सॉइल डिजीज प्रॉब्लम्स को कंट्रोल कर लेता है और टोमेटो वगैरह जो है वो सक्सेसफुली ग्रोन हो जाते हैं ग्रीन हाउसेज में। इट इज़ यूज टू डिटरमाइन विच, अच्छा कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो यूज मतलब कि वो फ़ायदेमंद है और कौन से नहीं है, एसेंशियल कौन से हैं। अब क्लोनिंग के आगे ऊपर लिख दें आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लोनिंग के अंदर जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और क्लोनिंग का मतलब होता है डुप्लीकेट कॉपीज बनाना। जैसे जो है वो अगर जैसा आपने सुना होगा कि शीप जो है उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बनाई गई है जिसका नाम रखा गया है डॉली। ठीक है, इट इज़ अ प्रोडक्शन ऑफ डुप्लीकेट कॉपीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अभी जो मैंने आपको बताया कि इसकी डुप्लीकेट कॉपीज बनाई जाती हैं, या ये सेल हो या मल्टी सेलर लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, ये नेचुरली होता है प्लांट्स एनिमल्स में। और कॉपीज जो बनती है उनको क्लोन्स कहा जाता है। इसकी ये जो एग्जाम्पल्स है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एज इट इज आ रही होती हैं ऑप्शंस के अंदर। कौन कौन से हैं, आइडेंटिकल ट्विंस, ट्रिपलेट्स इन ह्यूमन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, रीजनरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्यूमर्स एंड कैंसर्स। ये जितनी एग्जाम्पल्स हैं इन सबको हाईलाइट कर लो, दिमाग में जो है वो अच्छी तरीके से बिठा लीजिए। आर्टिफिशियल क्लोनिंग हैज लॉन्ग बीन अ फोकस ऑफ अटेंशन इन बायोलॉजिकल साइंस। द पॉसिबिलिटी दैट पीपल माइट बी क्लोन्ड फ्रॉम द सेल ऑफ सिंगल एडल्ट ह्यूमन। अच्छा पे बीइंग क्लोन्ड अंडर स्टडी बायोलॉजिस्ट हैव सक्सेसफुली क्लोन्ड लोअर मैमल्स, जैसे कि डॉली जो शीप था उसका जो है वो एक सक्सेसफुली क्लोन किया, वो भी एक सोमेटिक सेल से जिसको हमने डॉली कहा था। और ये कब हुआ था, 1997 के अंदर हुआ था। फिर साइंटिस्ट ने इस बात का यकीन दिलाया कि ह्यूमन सेल्स के भी जो कुछ सेल्स हैं, लिवर सेल, स्किन सेल्स और ब्लड सेल, ये भी जो है इसके भी क्लोनिंग कर सकते हैं। और फिर जो है वो ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो प्रोडक्टिव फील्ड रही है क्लोनिंग। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑफ वेरियस फ्रूट्स, ये मतलब हर फील्ड के अंदर जो है वो काम आती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मेन पॉइंट जिससे बस यही एमसीक्यूज बनता है इससे, इसके एग्जाम्पल्स का पूछा जाता है कि इसमें से कौन सी एग्जाम्पल जो है वो गलत ऑप्शन है। ठीक है, अपनी तरफ से कुछ भी उन्होंने डाल दिया होगा वो गलत ऑप्शन होगा, बाकी ये आपको एग्जाम्पल्स याद करनी हो। और जो शीप होती है उसकी जो क्लोनिंग करके एक बनाया गया था उसका नाम है डॉली, और उसका जो सन दिया गया था वो 1997। ये बस आप पढ़ लें कि लिवर सेल्स, स्किन सेल्स और ब्लड सेल्स, ये साइंटिस्ट ने कहा है कि इसकी भी क्लोनिंग हो सकती है। और क्लोनिंग के जरिए आखिरी लाइन लिखी हुई है, थ्रू दिस टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन ऑफ मेडिकली सिग्निफिकेंट सब्सटेंसेस, अच्छा इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन, इंटरफेरॉन और एंथीथ्रोम्बिन हैव बीन अचीव। ये जो है ये भी क्लोनिंग के जरिए बनाई गई है, मतलब डिजीजेस को ट्रीट करने के लिए भी जो है वो क्लोनिंग बहुत यूजफुल है। प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। पॉल्यूशन हैज़ बीन द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ मैन फॉर मैनी ईयर्स। जो ये सब पॉल्यूशन है ये जो है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत सालों से चलती आ रही है। एसिड रेन, स्टोन कैंसर एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट आर सम ऑफ द एस्पेक्ट दैट हैव बीन इंक्रीज विद द इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये आपसे पूछी जाती है कि ये जो चीज़ें हैं, तीन चीज़ें, एसिड रेन, स्टोन कैंसर और ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये जो है वो बढ़ते हैं किसके बढ़ने के साथ, ह्यूमन पॉपुलेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन। इन दोनों को मार्क कर लें कि ये तीन चीज़ें जो है वो इंक्रीज होती हैं विद द इंक्रीज इन डैश एंड डैश, ह्यूमन पॉपुलेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन। मैनी ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी आर टॉक्सिक। अच्छा, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान देते हैं, टॉक्सिक होते हैं, ख़तरनाक होते हैं। दिस टॉक्सिक वेस्टेज हैव पॉल्यूटेड आवर एयर, लैंड और वाटर। इन्होंने जो है वो हमारे ज़मीन और हवा को और पानी को जो है वो पॉल्यूट करते हैं, थ्रेटनिंग नॉट ओनली ह्यूमन लाइफ बट ऑल्सो अदर लिविंग फॉर्म्स, जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स आ गए। इन दिस रिगार्ड इम्प्रूव्ड एंड इफेक्टिव बायोलॉजिकल मेजर्स हैव बीन टेकन टू आइडेंटिफाई डिफरेंट सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन, टेक्निक्स हैव बीन डिवाइस्ड टू हेल्प एंड प्रिवेंट एंड रिड्यूस द पोल्यूशन। और बहुत सारी जो है वो टेक्निक्स ढूंढी जा रही हैं इस पोल्यूशन को जो है वो कम और कंट्रोल करने के लिए। अब ये जो लिखा हुआ है, मैंस एक्टिविटीज मेनली डिफॉरेस्टेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन हैव डिस्टर्ब्ड द बैलेंस ऑफ नेचर विद
कैटास्ट्रॉफिक रिजल्ट, मतलब ये कहा जा रहा है कि जंगलों को काटना या इंडस्ट्रियलाइजेशन को ख़राब करने से जो है वो इकोसिस्टम में भी खराबी आ जाती है। और ये स्टेबल और बैलेंस इकोसिस्टम कैसे बनाया जा सकता है, कंजर्व किया जाता है एनिमल और प्लांट की स्पीशीज़ को जो है वो बचाकर। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड पार्क्स हेल्प टू रिड्यूस, अच्छा ये जो हमसे कहा जाता है कि प्लांटिंग वगैरह करें वो इसलिए होती है ताकि जो है वो सॉइल इरोजन को रिड्यूस किया जाए, फ्लडिंग वगैरह को रिड्यूस किया जाए। इट इज़ ऑल्सो द साइंटिफिक वैल्यू एज इट प्रोवाइड्स यूजफुल इन्फॉर्मेशन अबाउट प्लांट दैट हैव मेडिसिनल और अदर इंपॉर्टेंस। और इनके पास जो है वो सिर्फ ये नहीं कि सॉइल इरोजन और फ्लडिंग को रिड्यूस करते हैं, बल्कि ये मेडिसिनल के हिसाब से भी इंपॉर्टेंस रखता है। बहुत सी और भी इनकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। अब हमारे पास दूसरा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। से बस एक एमसीक्यूज बनकर आता है। वैसे इससे कोई एमसीक्यूज इतना खास नहीं है। पहले पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है कि जो मलेरिया उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, स्मॉल पॉन्ड्स के अंदर फिशेज वगैरह और डिचेस के अंदर फिशेज वगैरह को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं ताकि लार्वा और प्यूपा की जो ग्रोथ होती है उसको मिनिमाइज किया जा सकते हैं। फिर जो है वो एक ये लाइन लिखी हुई है, ये आप सेकंड पैराग्राफ की 4th लास्ट लाइन में है, थ्रू क्रॉप रोटेशन द चांसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग अ पर्टिकुलर पैरासिटिक वीड अफेक्टिंग दैट क्रॉप इज रिड्यूस। के क्रॉप रोटेशन से जरिए जो है वो जो एस्टेब्लिशिंग ऑफ जो पैरासिटिक वीड जो कि अफेक्ट करी होती है क्रॉप को, उसको रिड्यूस किया जा सकता है। और सॉइल फर्टिलिटी को आगे लिखा हुआ है, मोर ओवर सॉइल फर्टिलिटी को किस तरह इंक्रीज किया जाता है, एक क्रॉप को जो कि लिग्यूमिनस फैमिली की होती है उसको इंट्रोड्यूस कराया जाता है क्योंकि उसके रूट न्यूड्यूस के अंदर जो है वो नाइट्रोफिक्सिंग बैक्टीरिया मौजूद होता है। अब मैं आपको इसका ओवरव्यू के जो है वो 5 तरह के, पहले हमने कहा कि मॉडर्न सिस्टम के हवाले से किंगडम्स होते हैं, प्रोकैरियोट यूनिसेलुलर होते हैं, बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया, फिर प्रोटोक्टिस्टा होता है यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, फंजाई, नॉन क्लोरोफिलस, मल्टीसेलुलर होता है, प्लांट के अंदर ऑटोट्रॉफ याद रखेगा, एनिमेलिया के अंदर एब्जॉर्प्टिव हीटोट्रॉफ याद रखेगा। सबसे जो छोटा बैक्टीरिया होता है उसकी 0.001 होती है और जो सबसे बड़ा होता है उसको वेल कहा जाता है, 40 मीटर होती है लेंथ और 150 वेट उसका टॉन होता है। ट्रीज में जो है वो रेडवुड ट्री होती है जिसकी 300 हाइट होती है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर मॉलिक्यूल्स का नाम आएगा, माइक्रोबायोलॉजी का माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एनवायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर एनवायरमेंट की स्टडी होती है, इकोलॉजी कहा जाता है। फिर मैरीन से जो है वो खारा पानी याद रखेगा, फ्रेश वाटर बायोलॉजी, पैरासिटोलॉजी के अंदर पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म की स्टडी आती है, ह्यूमन बायोलॉजी के अंदर मैन की स्टडी आती है रिगार्डिंग एवोल्यूशन, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, हेल्थ इन एंड सोशल बायोलॉजी के अंदर सोशल इंटरेक्शंस की स्टडी का नाम आएगा। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर वेरी रिसेंट ब्रांच होगी, ऐसी प्रॉब्लम्स को डेटा टेक्निक्स वगैरह की डेटा टेक्निक्स से जो है वो उसका सोल्यूशन बनाया जा सके। फिर हमने कहा था कि सेल जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है हमारी ज़िंदगी का। और फिर स्पीशीज़ कहा था कि सिंपल इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म होती है। और फिर पॉपुलेशन जो है वो मेंबर्स ऑफ वन स्पीशीज़ होते हैं, एक तरह के स्पीशीज़ जो कि एक एरिया में रहते हो, कम्युनिटी दो या दो से ज़्यादा पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज जो कि एक एरिया में रहते हैं, इकोसिस्टम वो कम्युनिटी जिसके इर्द गिर्द जो है वो नॉन लिविंग सराउंडिंग हो। और बायोस्फीयर ऐसा पार्ट ऑफ द अर्थ जिसके अंदर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो लेकिन नॉन लिविंग और लिविंग कंपोनेंट हो। ऑर्गन से जो है वो टिश्यू से जो है वो सेल से जो है वो टिश्यू बनता है, टिश्यू से जो है वो ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से जो है वो ऑर्गन सिस्टम बनता है। फिर हमारे पास एक चार्टा ऑब्जर्वेशन, डेटा कलेक्शन, हाइपोथेसिस, रीजनिंग, एक्सपेरिमेंटेशन, कंक्लूजन, थ्योरी और लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग से 2 लाइन है, इंडक्टिव और डिडक्टिव। इंडक्टिव जनरल टू कॉम्प्लेक्स, डिडक्टिव कॉम्प्लेक्स टू जनरल। फिर हमारे पास है फिलेटिक लिंकेज, अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज होता है। ये एमसीक्यूज आईवीएस लिए याद रखेगा। वैक्सीनेशन जो है वो एडवर्ड जेनर ने दी थी। एंटीबायोटिक किसने पहली कौन सी थी, पेनिसिलिन की थी। और किससे दरियाफ्त की थी, फंगस से थी जिसका नाम है पेनिसिलिन नोटेटम। 3 लोगों ने की थी, फ्लेमिंग, फ्लोरा एंड चेन। और इसको जो है वो नोबेल प्राइज मिला था 1945 के अंदर। हाइड्रोपोनिक्स ऐसे टेरेस्ट्रियल प्लांट जो कि एरेटेड सोल्यूशन में उगाए जाते हैं। क्लोनिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है जिसके अंदर जो है वो एग्जांपल्स होती हैं ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, एनिमल्स, रीजनरेशन, डेवलपमेंट ऑफ ट्यूमर्स एंड कैंसर्स। फिर जो है वो आखिरी में हमने एक एमसीक्यूज बताया था कि क्रॉप रोटेशन के जरिए जो है वो पैरासिटिक वीड जो कि क्रॉप का अफेक्ट करी होती है उसको कम किया जा सकता है। बस इस चैप्टर में से यही इंपॉर्टेंट है और इंशाल्लाह ताला इसी में से एमसीक्यूज आएंगे। जब आप डॉ ग्रेड्स या अपने 5 ईयर्स या 10 ईयर्स इंटरमीडिएट वाले भी सॉल्व करेंगे तब उनको जो है वो इंशाल्लाह ताला सारे एमसीक्यूज सॉल्व हो जाएंगे। सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। थैंक यू।